हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएलपीटी एग्जाम्स का सेट करने वाले हैं। ये कौन सा है? 16वां सेट है। इससे पहले हम लोग कितना लगभग 15 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल पर जा करके एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेकआउट कर लें। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, फाल्गु नदी का मुहाना या संगम है। फाल्गु नदी का मुहाना या संगम कहाँ पे है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? तो टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी, ऑप्शन बी होगा। फाल्गु नदी का टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। अब इसमें से जुड़ा हुआ कुछ कुछ फाल्गु नदी है, तो फाल्गु नदी से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फाल्गु नदी को और कौन कौन सा नदी बोलते हैं? तो फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नदी? निरंजना नदी, याद रखिएगा। निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, इतनी बात है समझ। दूसरी बात, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है, समझे, जहाँ से ये निकलती है। ठीक है, ये चीज़ हो। अब ऑप्शन में कुछ कुछ है, जैसे फतवा के निकट गंगा नदी। फतवा के निकट गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है, ये आपको बताते चल रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव से, मतलब कहने का मतलब जो आपको ऑप्शन दे रखा उससे जुड़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, फतवा के निकट गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है, चौसा के उत्तर गंगा नदी, चौसा के उत्तर गंगा नदी में चौसा के उत्तर में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो याद रखिए, कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। खोरमा घाट में खोरमा घाट में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो बागमती नदी मिलती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रश्न एक का। चलिए क्वेश्चन 2, बिहार के प्रमुख मिट्टियां एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। क्या बोल रहा है? जो सुमेलित नहीं है उनको पकड़ना। तराई मिट्टी, चंपारण और किशनगंज, एकदम सही बात है। बाल सुंदरी मिट्टी, सहरसा, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर, एकदम सही है। ठीक है, खादर मिट्टी, खादर मिट्टी गया और पटना, नहीं, खादर मिट्टी गया और पटना में नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो क्या बोल रहा है? सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हो गया। बालथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में, ये सही है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन सी, खादर मिट्टी गया और पटना। अब देखिए, खादर मिट्टी को हम लोग कौन सी मिट्टी बोलते हैं? तो खादर मिट्टी को बोला जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। समझे बात को? खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है ना, वो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण, इस वाले, कहने का मतलब नदियों वाला, जो नदी वाला क्षेत्र होता है ना, वो होता है खादर मिट्टी का ऑप्शन। ठीक है, खादर मिट्टी बोले तो नवीन जलोढ़, नदियाँ आती है तो नई जलोढ़ मिट्टी लेके आती है। ठीक है, तो खादर मिट्टी ऑप्शन। इसमें ऑप्शन में पटना मान के बहुत हद तक कर भी लेते, गंगा नदी जाती है। ठीक है, लेकिन गया ऑप्शन में नहीं आती, इस हिसाब से ये पहला हो गया। तो दूसरा बात, खादर मिट्टी तो होगी नवीन जलोढ़ मिट्टी। एक और मिट्टी आती है, कौन? बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी को बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, वो गया और रोहतास साइड में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, खादर और बांगर याद रखिएगा। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी और बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? धान छठा स्थान है, सही बात है। ठीक है, मक्का पाँचवा स्थान से है। गेहूँ दूसरा स्थान नहीं है, गेहूँ दूसरा स्थान नहीं है। ठीक है, मखाना प्रथम स्थान पूरे भारत में, सही बात है, एकदम से 80% लगभग मखाना हम लोग पूरे भारत में देते हैं बिहार से। ठीक है, तो क्या हुआ? गेहूँ दूसरा स्थान नहीं, कौन सा स्थान था? गेहूँ का स्थान पूरे भारत में बिहार का छठा है। कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचना को सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? केदारनाथ मिश्र प्रभात के कई, ये तो भाई सुमेलित है। ठीक है, नागार्जुन, रतिनाथ की चाची, एकदम सही सुमेलित है। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा, क्या है? नलिन विलोचन शर्मा, विष के दांत, ये भी सही है। मंडन मिश्र वर्ण रत्नाकार, नहीं, ये सही नहीं है। अब वर्ण रत्नाकार, सबसे पहली बात तो मंडन मिश्र का लिखा हुआ कौन सा है? तो मंडन मिश्र द्वारा लिखा गया है विधि विवेक, याद रखिएगा। क्या चीज? विधि विवेक, विधि विवेक, ये लिखा गया है किसके द्वारा? मंडन मिश्र द्वारा। और दूसरा क्या लिखा गया है? इसी तरह भावना विवेक, याद रखिएगा, भावना विवेक। ठीक है, विधि विवेक और भावना विवेक मंडन मिश्र द्वारा लिखा गया। वर्ण रत्नाकार किसके द्वारा लिखा गया? तो वर्ण रत्नाकार लिखा गया है ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा। किसके द्वारा?
ज्योति रिश्वर ठाकुर द्वारा, ठीक है। वर्ण रत्नाकर और इसके साथ साथ और एक लिखे हैं दर्शन रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर और दर्शन रत्नाकर ज्योति रिश्वर ठाकुर जी लिखे, ठीक है। ये हो गया। चलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया, जो कि मिलान नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए कुंवर सिंह के पिता का नाम था, बोल रहे हैं कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था, तो कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। क्या नाम था, साहबजादा सिंह, ठीक है, साहबजादा सिंह। आप देखिए कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन पूछ लेता आपसे बहुत बार, ठीक है। तो क्वेश्चन अधिकतर कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ पूरा। सबसे पहली बात 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण नेता में से एक आते हैं बिहार में, बिहार में सबसे महत्वपूर्ण नेता कुंवर सिंह, ठीक है। इन्होंने किन को हराया था, किस अंग्रेज को हराया था, तो कैप्टन ली ग्रांट को हराया था युद्ध में, ठीक है। क्वेश्चन याद रखिए, कैप्टन ली ग्रांट को। चलिए फिरंगिया गीत किसने लिखा था, तो फिरंगिया गीत किसने लिखा है, तो प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने, ऑप्शन सी हो गया। चलिए संविधान का क्या, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति से कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 155, ठीक है। निम्नलिखित में तो कौन सा युग्म नहीं, युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, इसमें सही वाला युग्म चूज करना है आपको, तो कौन सा है, तो युग्म सही है, तो कौन सा युग्म सही है, तो इसमें चूज कीजिए कौन सा। माउंट डावेलो दक्षिण अंडमान द्वीप नहीं, माउंट थुलियर मध्य अंडमान द्वीप नहीं, माउंट कोयोब्रो ग्रेट निकोबार नहीं, सैडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप, ये ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आप देखिए इसमें से आप देख लेते हैं कौन कौन सा मिला नहीं है, ये तो हो गया सही है, सैडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप में है, ये सही है। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं माउंट डावेलो दक्षिणी अंडमान, माउंट डावेलो किस कहाँ पे है, तो मध्य अंडमान में, याद रखिएगा किस में है, ये मध्य अंडमान में। माउंट थुलियर, माउंट थुलियर कहाँ पे है, तो ये किस वाले भाग में माउंट थुलियर, तो माउंट थुलियर है ग्रेट निकोबार में, कहाँ पे ये, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो किस में है, तो दक्षिणी अंडमान में, याद रखिएगा किस में, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखना है आपको। अब चलिए माउंट डावेलो की हाइट कितनी है, तो इसकी 295 कितना 295 मीटर हाइट है। माउंट थुलियर की, माउंट थुलियर की कितनी हाइट है, तो माउंट थुलियर की 642 मीटर, कितना 642। माउंट कोयोबो की, माउंट कोयोबो की कितना है 460 मीटर, ठीक है। और सैडल पीक की हाइट कितनी है 737 मीटर, कितना 737 मीटर। तो ये हो गए आपके ऑप्शन से जुड़े हुए जितने भी हो सकते हैं हमने पूरा बता दिया। चलिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारतीय योजना प्रक्रिया, क्या लिखा हुआ, भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया, तो किसको माना गया, तो कौन सा है, विश्वेश्वरैया योजना को माना गया। आप देखिए विश्वेश्वरैया योजना आया कब था, तो याद रखिएगा 1934 में, कब आया था, 1934 में आया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब 1934 में ये विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक थी, कौन, द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, याद रखिए द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये लिखा गया था विश्वेश्वरैया, उसमें किताब में चर्चा किया गया था, ठीक है, 1934 ईस्वी में। ये बॉम्बे योजना, ये तो ऑप्शन डी हो ही गया। अब बॉम्बे योजना कब आया था, तो बॉम्बे योजना आया था 1944 ईस्वी में। फिक्की प्रस्ताव, फिक्की प्रस्ताव कब आया था, 1934 ईस्वी में, 1934 में आया था, ठीक है, इतना। कांग्रेस योजना कब आई थी, तो कांग्रेस योजना आई थी 1938 में, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लाया गया था, कब, 1938 में, ठीक है। चलिए हम डेट बाय बता दिए क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ सकता है फिक्की प्रस्ताव कब आया, कांग्रेस योजना कब आया, बॉम्बे योजना कब आई, ठीक है। बॉम्बे योजना याद रखिए 1944, ठीक है। चलिए किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था, 8वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है। 22 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। इसमें कितने 22 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। मूल रूप से शुरुआत में कितनी थी, 14 भाषा, पूछेगा आपसे। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से भाषा कितनी थी, पहले 14 भाषा। लेटेस्ट कौन सा जोड़ा गया, तो लेटेस्ट जो है ना 4 भाषाओं को जोड़ा गया, 92वां मतलब 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, कब, 2003 में। कौन कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अभी टोटल कितने भाषा हैं, तो 22 भाषा है, ठीक है। अब चलिए ये तो ऑप्शन डी हो गया आपका। 9वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ, तो भूमि सुधार संबंधी जुड़ा हुआ। 7वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति बंटवारा को लेकर के, ठीक है। और 6ठी अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है, तो 6ठी अनुसूची जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे जनजातीय प्रशासन से लेकर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये होगा। चलिए सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित
किया जाता है। ये एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1945 में, याद रखिएगा। किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ओलंपिक पदक जीतने वाला, क्या है? ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा, तो भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक में पहली बार किसने जीता था? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में कहाँ पे? सिडनी में कांस्य पदक जीती थी ये। किस क्षेत्र में? तो भारोत्तोलन में, याद रखिएगा। भारोत्तोलन में, वजन उठाना, भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी जीती थी। आप देखिए इसमें से जितने भी सब फेमस खिलाड़ी है, साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये पहलवान है, रेसलर है। ठीक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है, पीवी सिंधु भी बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में, क्या है? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? कब प्रावधान किया? तो 1993 में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, पंचायतों के लिए प्रावधान किया था 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए थे। कितना? 29। पंचायत के लिए 29 और नगर पालिकाओं के लिए कितने? 18 कार्य क्षेत्र। तो याद रखिएगा 73वां पंचायत के लिए संशोधन, 73वां संशोधन पंचायतों के लिए था और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संशोधन था। तो पंचायत के लिए 18 कार्य क्षेत्र और पंचायत के लिए 29 कार्य क्षेत्र और नगर पालिका के लिए 18 कार्य क्षेत्र। तो याद रखिएगा, नगर पालिका के 74वां संविधान संशोधन, पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन आया कब था? 1993 में। चलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेलमार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेलमार्ग का भाग नहीं? यहाँ पे क्या बोल रहा है? पर्वतीय रेलमार्ग का भाग नहीं है। कौन सा धरोहर? नीलगिरी पर्वतीय रेलमार्ग एकदम है, समझ गए बात है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। ठीक है, जम्मू बारामूला मार्ग ये नहीं है, ये ठीक है, ये क्या है? पर्वतीय रेलमार्ग नहीं है। कौन सा? जम्मू बारामूला। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय रेलमार्ग ये है क्या? विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को में। कालका शिमला रेलमार्ग ये भी पर्वतीय रेलमार्ग है और विश्व धरोहर में, यूनेस्को में शामिल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, जो कि पर्वतीय रेलमार्ग का भाग नहीं है, जम्मू बारामूला, और विश्व धरोहर में भी शामिल नहीं है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्रदेश में था? आपको ही पता है, राजस्थान में। मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। ठीक है, चलिए, जीएनपी का पूरा रूप क्या है? जीएनपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो जीएनपी का पूरा नाम क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो किस चीज़ के? कुल आय और जीवन स्तर दोनों को लेकर के। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 है। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? मतलब भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको ही पता है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, चलिए, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी जरूरी है। तो विधेयक जो कानून बनेगा उसके लिए कहाँ पे पारित होना जरूरी होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से बहुमत से पारित होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, अब अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए कौन प्रसिद्ध था? ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आई होप आपको ही पता होना चाहिए। कौन सा था? लोथल। क्या था? लोथल। ऑप्शन बी हो गया। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। और गुजरात में कौन सी नदी के किनारे? ये भी क्वेश्चन पूछता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मोहनजोदड़ो फेमस है बृहद स्नानागार के लिए फेमस है। ठीक है, चन्हुद्रो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो याद रखिए वक्राकार ईंटों के लिए, यहाँ पे ईंट मिले हैं वक्राकार के। ठीक है, और धौलाबड़ी खेल का मैदान यहाँ मिला है। ठीक है, चलिए, आंसर क्या हो गया? लोथल बी। चलिए, किस वर्ष महात्मा गांधी ने रोलक अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? तो किस वर्ष किया था? तो रोलक अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान कब किया था? तो आपको ही पता हो तो कब? 1919 ईस्वी में किया था। इस चीज़ का याद रखिएगा। एक है 1915 ईस्वी, ऑप्शन में देखिए 1915 ईस्वी। इससे जुड़ा हुआ गांधी जी का बात पूछ लिया तो गांधी जी से जुड़ा हुआ देख लो। 1915 में गांधी जी कहाँ क्या किए थे? तो 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1909 ईस्वी में क्या फेमस है? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म आया था। ठीक है, 1909 में। चलिए, वर्ष के किस तिथि को शीत अयनांत होता है? तो वर्ष के किस तिथि को होता है? तो शीत अयनांत, यदि आपको पता हो तो किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। समझे, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है? तो अफ्रीका। ठीक है, एशिया फर्स्ट, अफ्रीका दूसरा। अब कहने का मतलब इसमें ऑप्शन में दे ही रखा है। तो उत्तरी अमेरिका कौन से स्थान पे? तो ये उत्तरी अमेरिका तीसरा। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
यूरोप कौन सा, यूरोप छठा, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका चौथा, ठीक है। अब बचा कौन, एशिया 1, अफ्रीका 2, उत्तरी अमेरिका 3, दक्षिणी अमेरिका 4, यूरोप 6। पाँचवा और सातवां कौन कौन से हैं, तो पाँचवा और सातवां आपको ही पता है। अंटार्कटिका पाँचवा हो गया, ऑस्ट्रेलिया सातवां, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है, ठीक है। चलिए, प्रथम आधुनिक विद्युत, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूल इकाई का आविष्कार कौन है, तो कौन है इसमें, तो कौन है इसमें, तो विलिस, विलिस कैरियर है, ठीक है। प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूल इकाई का आविष्कारक विलिस कैरियर है, ठीक है। कार्ल बेंज किस चीज़ का आविष्कारक है, तो कार्ल बेंज याद रखिए पेट्रोल से जो कार चलती है उसके लिए आविष्कारक है, ठीक है। तो इस चीज़ के रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन, ये क्या थे, इन्वेस्टर है, याद रखिएगा, ये फेमस इन्वेस्टर है, ठीक है, अमेरिका के इन्वेस्टर। चार्ल्स एम हॉल, चार्ल्स एम हॉल को किस नाम से जानते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, तो अल्पना पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की। ये एक्चुअली में होता है कि अल्पना अल्पना रंगोली से जुड़ा हुआ ये उत्सव होता है, ठीक है। चलिए, एलिस इन द वाटरलैंड, क्या क्वेश्चन, एलिस इन द वाटरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एलिस इन द वाटरलैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो लुइस कैरोल है, कौन है, तो लुइस कैरोल है। यहाँ पे फेमस राइटर सब है, विलियम शेक्सपियर, इसके बारे में इसकी भी बुक का नाम याद है, एज यू लाइक इट, इसकी फेमस बुक का नाम आपको बता दी। पॉल कैनेडी, पॉल कैनेडी क्या है, ये ऑथर है, एक्चुअली में ये हिस्ट्री के हिस्ट्रियन है, ऑथर किताब लिखते हैं। जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल को किस चीज़ के लिए जानता है, फार्म हाउस और एनिमल पार्क के लिए, इसकी पुस्तक कौन है, फार्म हाउस और एनिमल पार्क, जॉर्ज ऑरवेल की, ठीक है। चलिए, 250 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर का तामू कलेवा, क्या है, तामू कलेवा कलियमो हाईवे म्यांमार को एक उपहार है, जो किसके द्वारा निर्मित है, तो किसके द्वारा निर्मित है ये, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा, BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के। ये कब, अच्छा, BRO की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 ईस्वी में, ठीक है। BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता कौन, BRO, ठीक है। कतर की राजधानी कहाँ है, तो अब क्या है, कतर की राजधानी कहाँ है, तो कतर की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, कतर की राजधानी कहाँ है, तो दोहा है, ठीक है, कतर की राजधानी दोहा है। तेहरान किसकी राजधानी, ईरान की राजधानी तेहरान है। माले किसकी है, मालदीव की राजधानी है। और बेरूत किसकी राजधानी, तो बेरूत लेबनान की राजधानी, ठीक है। तो ऑप्शन पता चल गया, ऑप्शन डी। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, कपिलधारा जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे, ठीक है, याद रखिएगा। कपिलधारा जलप्रपात है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, अक्षपाद गौतम थे, कौन थे, गौतम ऋषि थे, ठीक है, अक्षपाद गौतम। पतंजलि किस चीज़ के लिए फेमस है, तो किस चीज़ के संस्थापक है, योग के लिए, ठीक है, याद रखिए योग के। और कपिल मुनि सांख्य के लिए फेमस है, ठीक है, सांख्य के संस्थापक। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने तांत्या टोपे को कहाँ मारा था, क्वेश्चन पूछा, तांत्या टोपे को मारा कहाँ था, तो कहाँ पे मारा था, ये याद रखिएगा, शिवपुरी में मारा था, ठीक है। और देखिए, एक्चुअली में ये तांत्या टोपे का, हाँ, क्वेश्चन एक और पूछता आपको, तांत्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था, क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, ये याद था। इसको धोखा दे के मारा गया था, तांत्या टोपे को धोखा दिया था कौन, तो याद रखिएगा, मान सिंह ने इसका दोस्त था, उन्होंने धोखा दिया था, ठीक है। और मारा कब गया था, 1859 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेजों ने शिवपुरी में इसको मार दिया था। चलिए, सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र, सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन पता हो तो इसमें बता सकते हैं, किसमें, महाराष्ट्र में है, ठीक है, सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र। चलिए, जब संसद सत्र में होता है, तब सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है, तो कौन से साल में शुरू होता है, मतलब सत्र क्या होता है, तो पहला सत्र होता है कौन सा, प्रश्नकाल होता है, 11 AM से 12 बजे तक हो चलता है, ठीक है, शुरुआती में। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है, क्या है, नहीं सेटअप कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन पर लिए, ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को भेंट की जाने वाली भूमि है, एकदम सही बात है। देवदाना, मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि, एकदम सही है। साला भोग, एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि, एकदम सही बात। वेल्लान बगई, जैन संस्थानों को दी जाने वाली, नहीं, जैन संस्थानों को ये भूमि नहीं दी जाती थी, ये दिया जाता था इसको गैर ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण नहीं है उनको जो दिया जाता था, तो उसको बोलते थे वेल्लान बगई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। ये किसका होगा, ये तो याद रखिएगा, गैर ब्राह्मणों को
गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है उनको जो भूमि दी जाती थी उसको बोला था बेल्लान बगई। ठीक है, चलिए किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित की जा सके। कि किनके द्वारा, तो इल्बर्ट बिल के द्वारा। किनके द्वारा, इल्बर्ट बिल, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इल्बर्ट बिल आया कब था, तो याद रखिएगा 1883, पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जाम, कब आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 ईस्वी में, याद रखिएगा ये 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। खत्म कौन किया था, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, रिपन ने खत्म किया था कब, 1881 में। ठीक है, हटा दिया था इसको, क्या चीज, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और लिटन ने लाया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया था, एकदम सही है। छाप अधिनियम, छाप अधिनियम क्या, छाप अधिनियम कब से आया था, कब आया था, 1899 ईस्वी में। ठीक है, छाप अधिनियम। चलिए 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, तो आपको ही पता है, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, तो ऑप्शन सी तीसरा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध को क्या क्या कहलाते हैं, तो बीच वाला कटिबंध क्या कहलाता है, तो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, एक्चुअली में होता क्या, ये मान लीजिए पूरे पृथ्वी है, ये हुआ 0 विषुवत रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ठीक है, ये जो होता है ना पोर्शन, इसको बोलते हैं पूरा का पूरा, ये कौन उष्ण कटिबंध होता है। इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे में भी 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं शीतोष्ण, नीचे में भी ऊपर में भी, इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर वाला कौन सा आता है, ये शीत कटिबंध, नीचे वाला भी शीत कटिबंध। तो इस तरीके से याद रखिए, बीच का 23.5 से 23.5 के बीच में ये पूरा पूरा क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। ऊपर वाला ये पोर्शन, ये और नीचे का ये पोर्शन, ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला शीत कटिबंध, ऊपर का भी ऊपर का भी सबसे ऊपर शीत कटिबंध। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आई हो। चलिए भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने, तो भारत के नए महान्यायवादी कौन बने, आर वेंकटरमणि बने हैं। ठीक है, मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हुए, मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हुए, तो ये मनप्रीत सिंह जुड़े हुए हैं हॉकी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला, कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है, तो कोल्लम केरल का है। ठीक है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, स्वर्ण कमल किस क्षेत्र में जाता है, तो पता हो तो किसमें, सिनेमा में दिया जाता है। ठीक है, चलिए जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में डैश आय शामिल नहीं है। कौन सा आय शामिल नहीं है जीडीपी, तो जीडीपी में कौन सा आय शामिल नहीं है, तो विदेश आय। ठीक है, चलिए कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन, क्या है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है, तो 2022 में मेजबानी किसने किया, तो उज्बेकिस्तान ने किया। ठीक है, उज्बेकिस्तान के कहाँ पे, समरकंद में। ठीक है, 2022 में, 2023 में कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, ये प्रेजेंटली पूछ रहा है। यदि शुरुआती दौर में देखा जाए तो 22 सीट है मूलभूत में। ठीक है, अभी के हिसाब से कितने भाग हैं, तो 25 भाग हो गए। ठीक है, चलिए मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है, मैसूर के शासक परिवार का नाम क्या है यहाँ पे, तो क्या है ऑप्शन में, तो देखिए क्या होगा, वाडियार परिवार। तो मैसूर के शासक परिवार का नाम क्या है, वाडियार परिवार। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर जिसके द्वारा बनाया गया था, तो कौन थे, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है एल ट्यूरिंग को बोला जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन है क्या, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था, अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। अब ये देखिए ऑप्शन बी तो हो गया, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। कब लड़ा गया था ये, 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली किससे युद्ध जीता था, तो मराठाओं से जीता था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। कब, 1761 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तीसरा युद्ध है, तो पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तो पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, 1526 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हेमचंद्र विक्रमादित्य को ही बोलते हैं हेमू, क्या नाम से बोला था इसको, हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कब, 1556 ईस्वी में। ठीक है, इसमें अकबर जीत गया था और हेमू मारा गया था। शेरशाह सूरी है, तो शेरशाह सूरी से फेमस युद्ध कौन सा है, तो बिलग्राम का युद्ध याद रखिएगा। हुमायूं के साथ लड़ा गया था। कब, 1540 ईस्वी में। हुमायूं को हरा दिया था और इन्होंने दिल्ली पर शासन करना शुरू कर दिया था, सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर दिया था। ठीक है, चलिए
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से लागू किया गया था? किस वर्ष? 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। रोहतांग दर्रा डैश में है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो रोहतांग दर्रा किस में है? तो आपको ही पता होना चाहिए, रोहतांग दर्रा किसमें? भारत में है। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है? तो 10.5 है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में तो कौन सा पादप हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन पौधे के तने के? तो जिब्रेलिन। क्या होता है? जिब्रेलिन पौधे के तने के विकास में सहायक होता है। हड्डी एक मांसपेशी से डैश द्वारा जुड़ी होती है। हड्डी जो है ना मांसपेशी के साथ किस चीज़ से जुड़ा होता है? तो किस चीज़ से जुड़ा होता है? तो टेंडन से जुड़ा होता है। याद रखिएगा, कंडरा टेंडन से जुड़ा होता है। नीचे लिखित सूची में विषाणु जनित रोग की पहचान करें। तो क्या बोल रहा है ये? विषाणु जनित रोग की पहचान करने के लिए तो ऑप्शन देखिए, खसरा, ये विषाणु जनित रोग है। होता किससे? मॉर्बिली वायरस के द्वारा होता है। याद रखिएगा, मॉर्बिली वायरस से होता है खसरा, ये विषाणु जनित रोग है। दूसरा कौन सा? तो ऑप्शन देखिए इसमें से और कौन सा हो सकता है? डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर जो है ना, ये भी क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टाइफाइड, टाइफाइड जीवाणु से होता है। तो कौन से जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। ठीक है। और ये मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। ठीक है। तो चलिए इसमें आंसर कौन सा हो गया? 2 और 3। तो 2 और 3 कहाँ पे है? तो 2 और 3 ऑप्शन डी में। चलिए, उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। किसके स्वरूप अजैव कारक बोल रहा है? जो जीवित नहीं होता है। तो कौन सा? जीवाणु, कृंतक, दीमक, ये सब तो नहीं है। किसमें? नमी। तो अजैव कारक में कौन कौन सा था? आंधी, तूफान, बरसात, गर्मी, ये सब चीज़ है ना, और नमी, ये सब चीज़ क्या है? अजैव कारक है। ठीक है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आपको ही पता हो किसको? द्रव के रंग पर निर्भर नहीं करता, बाकी सब चीज़ पे पानी का वाष्पीकरण निर्भर करता है। ठीक है। कंपन का आयाम डैश होता है। कंपन का आयाम क्या होता है? तो कंपन का आयाम क्या होता है? माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन होता है कंपन में। ठीक है। चलिए, अगर हम प्रेरित करें हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है तो क्या होगा? तो क्या होगा क्या? स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर, तभी हवा जो ए स्थान से बी स्थान की तरफ जा रही है। ठीक है। चलिए, पानी के क्वथनांक को क्या होगा? पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए? तो क्या होगा? तो क्या होगा? पानी का क्वथनांक 377 के ऊपर बढ़ जाएगा। आप नॉर्मली जब पानी गर्म करते हैं उसमें नमक डालिएगा तो बुलबुला जो होता है वो बॉइलिंग घट, मतलब लेट से, मतलब पानी बुलबुला होना बंद हो जाता है, उसके बाद कुछ देर बाद फिर से गर्म होता है। तो मतलब क्या? पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है नॉर्मल से। ठीक है। चलिए, शकरकंद एक भूमिगत संरचना, शकरकंद एक भूमिगत संरचना जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो पौधा में भोजन हमेशा पत्ते में ही तैयार होते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक अकेंद्रकी कोशिका है? अकेंद्रकी कोशिका कौन सा है इसमें? तो कौन सा है? मानव लाल रक्त कोशिका है। ठीक है, अकेंद्रकी कोशिका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे क्या है? 2 समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान क्या होगा? तो बी का तापमान क्या होगा? 55 डिग्री से अधिक होगा। चलिए ऑप्शन सी। यूरेनियम 238 के क्या है? यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणु के मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यूरेनियम 200 का परमाणु भार दे रखा है। क्या है? 238 ग्राम ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है। और दूसरी बात, परमाणु संख्या होती कितनी है? 6.022। याद रखिएगा, 6.022 इंटू 10⁻, क्या 10⁻23। ठीक है, ये हो गया। अब सीधा सीधा समझिए, इतना ग्राम है, इतना मॉलिक्यूल है। ठीक है, इतना तो कितना ग्राम वजन है? 238 ग्राम है। ठीक है, 238 ग्राम। तो एक में कितना होगा? 238 में नीचे चलेगा क्या? 6.022 इंटू 10⁻23। यदि कितना, यदि 10⁻22 क्या है? 10⁻22 परमाणु, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? 10⁻22। यदि कट करोगे तो कट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा कौन सा आएगा? 3952। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? 3952 मिलीग्राम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक का सही प्लेट है? सम न्यूट्रॉनिक का सही सेट है, सही सेट को, न्यूट्रॉन की संख्या किसमें सबसे कम है? तो आप सोचिए, इसमें तो घटा लीजिए ऊपर से, इसमें कितना आ रहा है? 10 का अंतर है। ठीक है, 9 और 19 के बीच में, 7 और 14 के बीच 7 मैच नहीं कर रहा का, 6 और 14 के बीच में 8 और 9 और 19 के बीच में कितना? 12 का अंतर, ये भी मैच नहीं कर रहा।
6 और 14 के बीच में 8 का अंतर, 7 और 14 के बीच में 7 का, ये भी नहीं हुआ। कार्बन 6 से 14 तो कितना हो गया 8 हो गया, और ऑक्सीजन का 8 8 16 8, ये हो गया 8 8 हो गया। तो कहने का मतलब सब न्यूट्रॉनिक सही सेट कौन सा आ गया, ऑप्शन डी। चलिए, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, पहाड़ पर चढ़ते हैं तो होता क्या, तो जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो तापमान और दाब दोनों क्या होते हैं, घटते जाते हैं। ठीक है, चलिए, डैश की उपस्थिति का कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं। तो क्या किसकी उपस्थिति का, तो किसकी उपस्थिति कारण होता है, तो आपको पता हो तो किसकी उपस्थिति कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं, तो किसकी उपस्थिति है, संधित पैरों की, संधित पैरों की पैरों के कारण। ठीक है, ये एक ही फाइलम से संबंधित है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र, तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है, ml²T-2, ml²T-2 होता है। किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी बल आघूर्ण क्या हो जाए, शून्य हो। ठीक है, चलिए, परजीवी गाय, याद रखिएगा, परजीवी गाय रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन है। मिलने वाला प्रोटीन क्या है, तो मिलने वाला प्रोटीन मानव अल्फा लैक्टे एल्बुमिन है, मानव अल्फा लैक्टे एल्बुमिन है। ठीक है, चलिए, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णी ना हो तो क्या होगा, दीप्त फ्रिंजों की चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए, 71। ठीक है, क्या आम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या बोल रहा है इसमें, सुमेलित कौन सा नहीं है, तो क्या ऑप्शन देखिए, यदि आपको पता तो एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली नहीं, इमली में एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला में। किसमें पाया जाता है, आंवला में, याद रखिएगा, किसमें, आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। बाकी सब ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल दही में एकदम सही है, ऑक्जेक्टिक अम्ल पालक में सही है, एसिटिक अम्ल सिरका में सही है। ठीक है, इमली में पाया क्या जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बोल रहा है क्या, कथन गलत कौन सा, अधातुएं धनायन बनाती है, ये ही पहला ही ऑप्शन गलत हो, धनायन नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो शाखिका बोला जाता है। क्या कहा जाता है, शाखिका बोला जाता है। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, क्या है, जूल के तापन नियम पर आधारित कौन सा नहीं है, तो कौन सा, इलेक्ट्रिक कैथली, एकदम सही है। इलेक्ट्रिक आयरन भी होगा, विद्युत परिपथ में परिफ्यूज होगा, लेकिन क्या होगा, विद्युत पलक और स्विच नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, इसमें कथन कौन सा गलत है, तो देखिए इसमें से कौन सा, ये क्या, समानतः स्तनधारियों में बाल होते हैं, ये बोल रहा है, तो क्या होता है, तो कौन सा गलत है, तो ये एकदम सही है, स्तनधारी में बाल तो होते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियाँ मौजूद होती है, सही बात है। इनमें हृदय के 3 प्रकोष्ठ होते हैं, नहीं, हृदय के 3 प्रकोष्ठ नहीं होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4 भाग में 4 कक्षीय होता है इसका। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, एकदम सही बात है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन सी हो गया गलत है, जो कि 3 की जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये थे आपके आज के सेट का पूरा 75 क्वेश्चन का MCQ का। आई होप ये आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।